हाय गाइस, दिस इज सृष्टि श्रीवास। माया ऐप आप सभी का स्वागत करता है। आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर कैसे कैसे फ्रॉड्स होते हैं, और आपके इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने आ रहे हैं इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मिस्टर बाबुल भवसर, जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स और कुछ मूवीज़ भी की हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान, रईस, ठाकरे। तो चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर कैसे फ्रॉड्स होते हैं और उनकी बॉलीवुड जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे। हेलो बाबुल सर, नमस्ते। हाउ आर यू? Namaste. I'm fine. I'm fine. हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी Same to you. Happy Republic Day. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने जो बड़े बड़े मूवीज में रोल किए हैं, साथ में सीरियल्स में भी रोल किए हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही है शुरू से लेकर यहाँ तक? मैंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी 1980 में। चिल्ड्रंस प्ले था। तब मैं 15 साल का था और एसएससी पास की थी जी। एंड थिएटर ज्वाइन किया था पहली बार विथ अ चिल्ड्रंस प्ले। उसके बाद 3-4 साल तक चिल्ड्रंस प्ले ही करता रहा। फिर कुछ साल के बाद मैंने मैच्योर्ड प्लेज में काम करना शुरू किया था एंड अराउंड 2002 और 3, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट उस टाइम पे मैंने सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया था। ओके सर, आप और मुंबई में ही थे जब? यू माइट नॉट, सॉरी। आप मुंबई में ही थे जब आप चिल्ड्रंस प्ले और थिएटर यहीं पे ज्वाइन? आई एम born and brought up in Mumbai itself. ओके ओके। I am from Bombay itself. ऑलराइट। Basically, मतलब my mother tongue is Gujarati. अच्छा। और हाँ, और जब 2002 में या ऐसे कुछ एक गुजराती सीरियल के बारे में बातचीत चल रही थी एंड आई हैड जॉइंड एज अ राइटर। यू प्रोबेबली आर नॉट अवेयर, आई एम अ राइटर आल्सो वाओ। बिसाइड्स बीइंग एन एक्टर। वाओ, दैट्स ग्रेट। और मेरा मेरा मानना है कि हर एक्टर को जो एक्टिंग करना चाहता है उसको 2-3 दुकानें चालू रखनी चाहिए अपने इनकम के लिए, दैट्स क्योंकि नॉट ट्रू सर। यस यस। हमारी इस लाइन का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी काम मिलता है तो काफी सारा आ जाता है और कभी नहीं आता है तो 3-4 महीने तक काम नहीं आता है। एट दैट टाइम आपके पास कोई और सोर्स भी होना चाहिए कि ताकि आपके घर के खर्चा आप रिकवर कर सके कर। और सबसे ज्यादा तो मैं आपसे कहूंगा कि आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट जो मेरे स्ट्रगलिंग दिन थे एट दैट टाइम, आई थिंक आई वाज 35 और 36 इयर्स ओल्ड, और मुझे बाय फ्लूक एक ज्योतिषी मिल गए थे। ओह। और उस टाइम पे काम बहुत कुछ था ही नहीं, मतलब कमाई कुछ थी नहीं। जी। एंड ही लुक्ड एट मी एंड बोलने लगे, अरे आप बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं हम्म। एंड आपके उसमें कुंडली में आत्महत्या का भी लिखा हुआ है, बाप तो रे। आप वो दौर से निकल चुके हैं तो यू आर सेव्ड। ओह वाओ। ये दिस इज द लाइफ व्हिच एवरीवन हैज टू गो थ्रू। ट्रू। हम सभी को कभी कभार काम मिलता है। मैं अभी अपना ही एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे लास्ट अगस्त में काम मिला था। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना ऐसा नहीं था कि मैं ऑडिशन नहीं दे रहा था। मैं ऑडिशन बाकायदा दे रहा था, वीक के 2-3-4 ऑडिशंस दे रहा था। शॉर्टलिस्ट भी होता था, फाइनल नहीं होता था। तो 4 महीने में कुछ भी नहीं कर रहा था, यूं ही घर पे बैठ के भजन गा रहा था। रियलिटी ऑफ एक्टर्स लाइफ सर। दिस इज द या फैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। या और एक दौर ऐसा भी रहा है कि जब पूरे साल भर मुझे इतना काम मिला था कि 2-3 महीने तक हर एंटरटेनमेंट चैनल पे, स्टार प्लस हो, सोनी हो, सब टीवी हो, सब पे मेरी एक सीरियल चलती थी। वाओ। कहीं ना कहीं मैं दिखाई देता था, कहीं सीआईडी पे, कहीं दिया और बाती हम में, या दूसरी एक सीरियल थी और प्यार हो गया, जी पे था। दिया और बाती स्टार प्लस पे थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी। सब टीवी पे कुछ ना कुछ चलता रहा था। तो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है कि 4 महीने
घर पर ही बैठा था, कुछ काम नहीं था। वाओ! सो सर इतना जो स्ट्रगल आपने किस एज में शुरू किया था? मतलब कब इंस्पिरेशन मिला कि आई वांट टू बी एन एक्टर और यहाँ से शुरू करना है, वो पॉइंट कब आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ? व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तभी स्कूल में मैं वो एनुअल डे फंक्शन में पार्ट लिया करता था। जी, जी। और उसके बाद जो मैंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड मैंने क्लियर किया एंड इमीडिएटली आई रेड वन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर वाह! कि चिल्ड्रंस प्ले के लिए आर्टिस्टों की जरूरत है। तो ओके, मैंने अप्लाई किया, मुझे उन लोग ने बुलाया इंटरव्यू जैसा, तो इंटरव्यू नहीं रहता, इट इज एन ऑडिशन ओनली, और उसमें मैं सिलेक्ट भी हो गया। तो वहां से सिलसिला चलता रहा। एक वो अंदर से आ गया कि नहीं अब एक्टर बनना है, इसमें इंटरेस्ट एक्टर, हाँ, पर साथ में पढ़ाई भी कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाई छोड़ दी थी। बीकॉम हुआ हूँ, जनरल एलएलबी हूँ, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट है। वाओ! 3 ग्रेट। क्वालिफिकेशन के साथ आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि उस वक्त जो मतलब उस वक्त मेरे मम्मी डैडी जो थे, वो लोग हमेशा कहते थे कि ये तेरा क्या बोलेंगे, तेरी इच्छा है तो यू कंप्लीट इट, बट देन एट द सेम टाइम पढ़ाई भी कंप्लीट करो, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और मैंने गुड वो की भी यस थी। सर। इट्स अ गुड वेरी गुड मैसेज फॉर ऑल द एक्टर्स। मेरे या बहुत सारे फ्रेंड्स से या आते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे बट एक्टर बन जाएँगे, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी है एजुकेशन बहुत ज़्यादा, इस फील्ड के साथ-साथ। मैं इसके बारे में भी एक चीज कहना चाहता हूँ कि जी, पहले के जमाने में ऐसे कहा जाता था कि इसको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नौकरी नहीं मिल रही, कहीं वो टिक नहीं पा रहा है, तो वो एक्टर बन जाता है। अच्छा, वो उस बहुत जमाने पहले की बात है। जी, अब ऐसा नहीं है। एक्टिंग को आप हल्के में नहीं ले सकते, इट हैज बिकम फुल टाइम प्रोफेशन बन गया है। तो जो अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि यू शुड नो, एक्टिंग के हर पहलू से आप परिचित होने चाहिए। जी, किसी घर में आपने अपने घर में किसी ने कह दिया, अरे ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, तू एक्टर बन जा। दोस्तों ने भी कह दिया ये कुछ शरारतें करता है, हुँ, अरे यार तू तो बहुत अच्छा एक्टर है, तू इससे अच्छी एक्टिंग तू कर लेता है, जी, जा जा तू एक्टिंग कर। और वो एक्टर बनने के लिए निकल पड़ता है, और जब ऑडिशन देता है या गलती से ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाता है, शूटिंग पर पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि क्या हालत होती है। ट्रू, मैंने काफी लोगों को देखा है कि जो ऑन कैमरा एकदम ही सडनली नर्वस हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, जहन में कुछ और ही रहता है कि एक्टिंग तो हाँ मैं यूं 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 कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जी, बहुत सोच समझ कर आपको इस लाइन में आना चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया तो आप इस लाइन में मत आ जाइए। बहुत प्रैक्टिस और बहुत डेडिकेशन लगता है एक्टिंग करने के लिए। प्रैक्टिस से भी ज्यादा मेरा सिर्फ ये कहना है कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं एक्टर बन जाऊं, ऐसा मत करिएगा। एक्टिंग जानने के लिए भी आपको बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, कोई इतनी आसान सी बात नहीं है। आज भी मैं अभी जो मैं सीरियल कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्टर टोकते हैं कि हुँ, आप ये करिए, वो मत करिए, ये ऐसा करिए। तो हुँ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू गेट सच रिमार्क्स ऑल्सो। यस सर। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं जो करता हूँ वही बेहतर है। हुँ, नहीं, हुँ। ऐसा नहीं होता है। डाउन टू अर्थ वो एरोगेंस थोड़ा साइड में रख के एक पेशेंस लेवल भी रहना ज़रूरी कोई है। कोई एरोगेंस नहीं, कोई एरोगेंस चलती नहीं है। आपका डायरेक्टर ही आपका मास्टर होता है, वाओ! और वो जैसा कहता है वैसा ही करना होता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सही तभी तो उनको डायरेक्टर कहते हैं ना, जो ट्रू, दिशा दिखाता है। सही बात है, सही बात है। सर आपका अब तक जी। का इस पूरी जर्नी में जैसा आपने बताया, तो इसमें आपका बेस्ट रोल कौन-सा रहा है? सबसे मेमोरेबल बेस्ट रोल आपका? बेस्ट रोल मैं थिएटर के साथ कनेक्ट करूंगा, जी, कि वाह! मुझे पारसी कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है। क्या बात है! पारसी कैरेक्टर मतलब बिकॉज आई एम अ गुजराती, तो वो गुजराती टोन तो रहने ही हुँ, वाला है, हुँ, बट उनमें जो इनोसेंस रहती है, उनमें जो मजा रहता है ना, मुझे और कोई कैरेक्टर में आता नहीं। क्या मैंने जब अपनी लाइफ की शुरुआत की थी, तभी
चौथा या पांचवें नाटक में मैंने पारसी कैरेक्टर किया था। जी। उसके बाद मैंने काफी टाइम, मुझे पारसी कैरेक्टर्स मिलते रहे हैं, और अभी भी पिछले साल मैंने मेरा सौभाग्य था कि मैं नाटक की वजह से, थिएटर की वजह से दुनिया के 17 कंट्री में मैं घूम चुका हूँ। वाह। 17 कंट्रीज में मैं अपने नाटक के शोज कर चुका हूँ। वाह। लंदन 5 बार गया हूँ, अमेरिका 5-6 बार गया हूँ, दुबई तो शायद 8-10 बार गया होगा। क्या बात है। बट इसके साथ अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, you name the country and You have been I there. must have definitely You visited have them. been there and experienced it. Wow, that's a great feeling तो for an लास्ट ईयर artist. जो मैंने लास्ट ईयर मैंने एक प्ले किया था, उसमें मैंने पारसी कैरेक्टर निभाया था, अच्छा। तो लोगों को बहुत पसंद आया था। और इनफैक्ट मुझे इस साल भी कहा गया कि आप आएंगे तो वो मामा पारसी कैरेक्टर में ही आना है। तो दे ऑलवेज, दे आर सो मच, इतना प्यार करते हैं मेरे उस कैरेक्टर से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई होप सर आपको आगे जो भी सीरीज या सीरियल्स या मूवीज मिले, आई होप मेरी तरफ से कि आपको आपका फेवरेट रोल जरूर मिले आगे, ये पारसी वाला। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, जो एक आर्टिस्ट का दिल है, जैसा आपने कहा कि डायरेक्टर्स जो बोलते हैं, जो एक कास्ट आता है, जो एक रिक्वायरमेंट आती है, तो हमको करना पड़ता है, एज एन एक्टर ढलना पड़ता है। लेकिन अगर जो एक इच्छा है वो एक्टर को वही पार्ट मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो जाती है सर। बहुत अच्छा लगता है। सोने पे सुहागा हो जाता है। जी जी बिल्कुल। सर आप जैसा आपने जी। कहा कि आपने थिएटर का इतना एक्सपीरियंस लिया है, आपने टीवी सीरीज भी किया और बजरंगी भाईजान, रईस में भी काम किया है, तो मतलब सबका एक प्रोसेस होता है थिएटर में आने का, काम करने का, टीवी सीरीज में काम करने का, या फिर जो आपने ऑडिशंस मूवी के लिए दिए होंगे उसका अलग, सबका अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, तो क्या उनमें सब में क्या डिफरेंस लगे आपको मेजर? डिफरेंस तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है, जी। पर मुझे आज भी याद है कि मैंने बजरंगी भाईजान का ऑडिशन दिया था, तब मुझे पता ही नहीं था मैं किस चीज के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? और हाँ, मुझे पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आया था, रिक्वायर्ड फादरली लुकिंग एक्टर, और मैंने ईमेल पे अपनी तस्वीर वगैरह भेज दी थी। मुझे एक जगह पे बुलाया गया, तब पता चला अच्छा ये मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग एजेंसी है। अच्छा। तो ठीक है, मैं तो गया वहां, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद, और ये मैं चीज हमेशा सबसे कहना चाहता हूँ कि आप ऑडिशन दीजिए और भूल जाइए। ये सोचते मत बैठिए कि मैंने ये बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, यहाँ से तो मुझे काम मिलेगा ही। कभी भी नहीं आता है। जहां आपको बहुत विश्वास होता है ना, वहां से कभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं आती। एनीवे, वो मुकेश छाबड़ा जी के वहां ऑडिशन देने के बाद मैं घर चला आया। 1-2 दिन के बाद मुझे उस कास्टिंग एजेंट का, नॉट एजेंट, मुकेश जी के वहां जो है वो कास्टिंग असिस्टेंट है, उनका फोन आया कि सर आप कंफर्म हो चुके हैं। मैंने कहा किस चीज के लिए? क्योंकि उस वक्त तो भाग भाग के हम लोग बहुत सारे ऑडिशन देते हैं, जैसे बंबई में आराम नगर 1 है, आराम नगर 2 यस है, यस यस। जानकी देवी है, श्रीजी रेस्टोरेंट के ऊपर है। जी। तो मैंने पूछा कौन सा ऑडिशन मैंने दिया था आपको? तो हम्म। मुझे याद नहीं था। तो मैंने, सर आप याद है मुकेश छाबड़ा जी का? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, वो याद है। बोले बस वही कंफर्म हो चुका है, और आपको बता दें कि ये बजरंगी भाईजान फिल्म के लिए है। वाह। मैंने कहा क्या? तो बोले हाँ, बाप आपको रे। पता नहीं था? मैंने कहा नहीं। तो बोले आपने ऑडिशन पे पूछा नहीं? मैंने कहा मैं क्यों पूछूं, मेरा काम है ऑडिशन देना, दे दिया, अब आगे आपको जो करना है करो। एनीवे, उस तरह से मुझे बजरंगी भाईजान में कास्टिंग मेरी हो चुकी। क्या बात है एक सर। एक ही दिन का काम था, पर सिंगल स्क्रीन में मेरा अपीयरेंस था। जी भले ही हालांकि वो सीक्वेंस भी 1 मिनट का था, जी। बट वो लोगों को आज भी याद है। सर पूछते हैं मुझे, इतनी अरे आप थे ना बजरंगी भाईजान में, आपको कहीं देखा हुआ है। तो अच्छा लगता है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। सर इतनी और सक्सेसफुल मूवी है रईस, वो और आपने काम किया है सर, तो इट्स अ बिग डील। एक हाँ आर्टिस्ट के लिए डेफिनेटली अचीवमेंट है। डेफिनेटली। और वो खुशी मैं इमेजिन कर सकती हूँ जब आपको पता नहीं था और अचानक से बोले कि ये बजरंगी भाईजान के लिए है, तो मतलब वो एक अलग सी जो खुशी आती है कि एज एन जी जी आर्टिस्ट जी। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। चाहे वो 5 सेकंड का रोल हो सर, या 10 सेकंड का हो या 1 मिनट का, डजेंट मैटर, आप स्क्रीन में प्रेजेंट है, मूवी में प्रेजेंट है इतने बड़े एक्टर्स के साथ, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट।
डेफिनेटली डेफिनेटली। यस। तो सर आपने जैसे बताया आपका फेवरेट रोल रहा है पारसी का, और आपने थिएटर्स थिएटर्स और टीवी सीरीज में कोई डिफरेंस इतना मेजर नहीं लगा सर? क्योंकि बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जी थिएटर में जब आप काम करते हैं तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। जी आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपने जो कुछ गुड्स डिलीवर किए हैं, जी परफॉर्मेंस दिया है, उसका एप्लॉज आपको तुरंत आ जाता है। जब सीरियल या टेलीविजन, आई मीन फिल्म या वेब सीरीज में वो एडिट होता है, डबिंग होता है, पूरा प्रोसेस से क्लियर होके रिलीज होने में उसको और 2-4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद पब्लिक देखती है और वो पब्लिक अलग रहती है, वो आपको तुरंत सामने दिखाई देने वाली नहीं होती है ना। तो सही। यू डू नॉट नो कि आपने जो खिचड़ी पकाई है, वो खिचड़ी लोगों को पसंद आई है कि नहीं पसंद आई है। जहां की थिएटर में यू गेट इमीडिएट रिस्पॉन्स। नाटक के शो खत्म होने के बाद तुरंत पब्लिक आती है आपसे मिलने के लिए कि बहुत मजा आया, आपका काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। यहाँ तक कि आप अभी हम लोग लंदन में थे तो हम लोग जहाँ ठहरे थे, मैं बाहर ऐसे ही टहल रहा था हमारे अपार्टमेंट के बाहर, तो एक दो फैमिली गुजरते हुए, आप कल थे ना नाटक में, बहुत मजा किया आपने, बहुत मजा हमको दिलाया। यू फील हैप्पी अबाउट इट। ट्रू। जहाँ की स्क्रीन पे, वेदर इट इज फिल्म, सीरियल और वेब सीरीज, टाइम लग जाता है जी आपको रिस्पांस मिलने में, टाइम लग जाता है। और कभी कभार तो लोग भूल भी जाते हैं ना, जी। पूछते हैं आपको कहीं देखा है, कहाँ देखा है, याद नहीं है। टाइम पीरियड इतना वो हो जाता है। तो आपको बोलना पड़ता है कि आपने शायद मेरा ये ये सीरियल देखा देखा होगा, होगा, ये फिल्म हाँ। देखी होगी। राइट राइट। तो उससे अच्छा थिएटर में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर अगर पैसे कमाने हैं तो स्क्रीन पे काम करिए, ट्रू। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए तो थिएटर में काम करिए। क्या बात है सर, बहुत अच्छी और बात। दोनों में काम मिल जाए तो तो क्या ही बात है। चांदी ही चांदी। सही बात है। सर आपने इतना जो प्रोसेस रहा है स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो आपने काम किया है, आप अभी रिसेंटली जो काम करे आप बता रहे थे उसके बारे में प्लीज बताइए, हम जानना चाहेंगे। जो रिसेंटली आप सीरियल आई कर। वॉज क्वाइट लकी, आई वॉज क्वाइट क्वाइट लकी। साल की शुरुआत में ही 5 या 6 जनवरी को मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया कि सर एक ये ऑडिशन देना है, आप एक ऑडिशन दे दीजिए। जी मैंने दे दिया। नेक्स्ट डे उनका आया कि सर आपका बहुत अच्छा रहा, अब आप अभी तो जो सेल्फ टेस्ट ऑडिशन जो चल रहे हैं ना, दैट इज हैज बीन अ ब्लेसिंग्स फॉर द एक्टर्स। कि हम लोगों को अपने घर से निकल के ट्रैवलिंग करके पहुंचना नहीं है, पैसे खर्च लगते हैं आने जाने में, वहां जाके भीड़ भाड़ में खड़े रहना पड़ता है, उससे बच जाते हैं। तो अब क्या होता है कि आप घर पर बैठकर ऑडिशन दीजिए, जी। एंड फिर अगर आप फाइनल हो रहे हैं, तभी जरूरी नहीं है फाइनल हो रहे हैं तो हो सकता है कि प्रोडक्शन वाले आपको बोले कि आप उनके ऑफिस में आके ऑडिशन दीजिए। खैर मैंने जाके ऑफिस में ऑडिशन दिया उनके, वापस वही का वही डायलॉग बोलना था। 7 या 8 तारीख को, मतलब 6 तारीख को पहला ऑडिशन, 7 और 8 को दूसरा ऑडिशन, 9 तारीख को मुझे कहा गया कि सर आप कंफर्म है, आप एक बार मॉक शूट के लिए, मतलब जो कैरेक्टर है उसके कपड़े, मेकअप वगैरह पहनकर आपको एक लुक टेस्ट जैसा देना है। मैंने वो लुक टेस्ट भी शायद 9 तारीख को ही दी थी, और 9 तारीख को शाम को ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि यू आर कंफर्म्ड, और आप कलर्स चैनल के लिए जो नई सीरियल आ रही है मंगल लक्ष्मी, जिसमें दिया और बाती हम की हीरोइन जो है दीपिका सिंह जी, हाँ। शी इज इन द मेन लीड। क्या बात है तो सर, बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशन। हीरो के फादर का रोल करना है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, डिलाइटेड, ब्लेस्ड दैट मुझे ये रोल मिला है। मोस्ट प्रोबेबली मंगल लक्ष्मी सीरियल कलर्स चैनल पर अगले महीने से ही मिड फरवरी के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। प्राइम टाइम बताया है अभी, एग्जैक्ट टाइम तो बताया नहीं है, बट अभी उनका शूटिंग भी चल रहा है। आज 26 जनवरी है तो छुट्टी है, जी पर सवेरे से लेकर रात तक हम लोग लगे रहते हैं, मजा आता है। एंड दिस इज माय फर्स्ट हिंदी डेली सीरियल जहां मैं एक लीड के फादर का कैरेक्टर कर रहा हूं।
अब तक मैंने काफी सीरियल की है, पर उसमें 2-3 महीने का ट्रैक रहता है, किसमें 6 महीने का ट्रैक रहता है। ये तो शायद जब तक सीरियल चलेगी तब तक का ट्रैक होना चाहिए डेफिनेटली। सर तो आई एम एंजॉयिंग कॉन्ग्रेचुलेशन। माई कैरेक्टर राइट नाउ। दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत खुशी हुई है बात सुन के। थैंक यू, थैंक यू। आई नीड गुड विशेस ऑफ ऑल माई यस। फ्रेंड्स, फैमिली एंड वेल विशर्स। यस सर, दिल से एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बात आपसे, एक, थैंक यू बैन। एक और मुझे बात बतानी थी जी। कि बहुत साल पहले की बात है, मैंने एक सीरियल की थी। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और वहां जो कास्टिंग डायरेक्टर, जो अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर कहता था, उसने मुझे ऑफिस में बुलाया, उसने मेरा एक ऑडिशन लिया। सीरियल का नाम मैं शायद भूल रहा हूं, पर मुझे बोला कि आप क्या, कितना पैसा लेंगे। मैंने कहा कि मैं XYZ अमाउंट लूंगा। जी। दूसरे दिन फोन आया, सर आप कंफर्म है, आपका 3 दिन का शूटिंग रहेगा और आपको, आपने जो बोला है उससे 1,000 रुपया मैं ज्यादा दे रहा अच्छा। हूँ। मैंने कहा मतलब दैट, मुझे आपको कमीशन देना है उसका। बोले नहीं 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 सर, ये हम, हमारा ये कैरेक्टर का बजट ही इतना था, तो हम उतना ही बजट आपको दे रहे हैं। जी। आपने 1,000 रुपया कम बोला तो मैं आपको अमाउंट बढ़ा के दे रहा हूँ, एंड आई डोंट वांट एनी कमीशन। ठीक है, खैर शूटिंग हो गई, पेमेंट भी आ गया। फिर मुझे एक दिन वापस फोन किया कि सर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है आपका, सीक्वेंस एक अहमदाबाद की कंपनी ने देखा, प्रोडक्शन कंपनी ने, वो लोग आपको एक रोल में कास्ट करना चाहते हैं। आपको 1.5 लाख रुपया पेमेंट रहेगा, एंड 4-5 दिन का ही शूटिंग रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। बोले फादर का रोल है, फादर एंड सन की स्टोरी है। मैंने कहा ओके फाइन। मैंने कहा ऑडिशन कर। बोले नहीं नहीं, आपका उन्होंने देख लिया, जो कैरेक्टर आपने किया वैसा ही कैरेक्टर वहां है उनको, बस सर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या। बोले वो जो बीच में जो मिडिल मैन है ना, जिसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं, जी। उसको आपको 30,000 रुपये, 30,000 रुपये आपको उसको खिलाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, कमीशन रहता ही है प्रोजेक्ट में, मुझे पता है। तो 1.5 लाख में से जब मुझे आएंगे तब मैं 30,000 रुपीज फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं सर, उसको उसके पहले चाहिए। आ। मैंने कहा पहले तो, बोले अभी आपको ये 3 दिन का पेमेंट आया भी होगा। मैंने कहा हाँ वो आया है, पर मेरे घर का भी तो खर्चा निकालना है ना। सही। सवेरे दूध वाला जो दूध दे के जाता है, वो ये तो नहीं बोलता हाँ आपने ये सीरियल में काम किया ना, मैं पैसे नहीं लूंगा। सही बात है, सही बात है बोले सर। नहीं बात तो सही है, बात तो सही है, पर उसको देने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरे पास अभी 30,000 रुपीज नहीं है। तो बोले आधा ही अभी दे दीजिए। मैंने कहा पहले कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेने दो मुझे, उसके बगैर मैं क्यों दूं। तो बोले सर आप एक बार 15,000 अभी दे दीजिए, दूसरे 15,000 जब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, आपको एडवांस मिल जाएगा, तब आप दीजिएगा। ठीक है। मैं उसको मिलने के लिए गया, चेक लेकर गया। अच्छा। तो बोला अरे सर आप चेक क्यों लेकर आए, कैश लाना चाहिए था आपको। अच्छा। मैंने कहा मेरे पास इतना कैश था नहीं, और अभी मैं घर निकला तब बैंक खुली नहीं थी, जी। तो मैं चेक लेकर आया। जी। मैं जानबूझकर चेक लेकर गया था, ताकि कहीं तो मैं उसका ट्रैक रख सकता हूँ बाद में, भविष्य में। राइट राइट। यू वोंट बिलीव, आज तक वो आदमी, वो चेक तो ले लिया उसने, अच्छा। आज तक वो आदमी गायब है। उस बात को शायद 10 साल के ऊपर हो गए। 10 साल पहले की तो बात। ये 10 साल पहले की बात है। और उस वक्त क्या था ना, कि हम लोग को गाइड करने वाला, हम लोग को मतलब यानी एक्टर्स को कहने वाले फ्रॉड किस किस तरह से हो सकते हैं, कोई था नहीं। जी। हमको पता नहीं था कि ये एक फ्रॉड का किस्सा बन जाएगा। जी। उसके बाद तभी ब्लैकबेरी फोन रहा करते थे, अगर आपको याद हो तो, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। याद है। तभी स्मार्टफोन्स इतने आए नहीं थे, ब्लैकबेरी का फोन होना मतलब एक प्रेस्टिजियस बात होती थी। जी। तो मेरे पास ब्लैकबेरी फोन था, तो उसमें मैं कुछ ग्रुप में हम लोग थे, एक्टर्स लोग। तो बोले हाँ वो ओम ओम करके जो कास्टिंग वाला है वही ना। मेरे से भी 30,000 रुपये, कोई बोलता है मुझसे 50,000 रुपये लिए, कोई कहता है मुझसे 75,000 रुपये लिए। तो मैं खुश होता था मन ही मन के, मैं तो 15,000 में बच गया। अच्छा, वो पैसे पर उन्होंने फिर निकाल हम लिए लोग, थे? बैंक से उन्होंने विड्रॉ कर हाँ हाँ लिए? अच्छा। हाँ 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 हाँ, वो तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो भी गया था।
क्योंकि क्रॉस चेक था, मैंने बैरर चेक भी नहीं दिया था, क्रॉस चेक दिया था। पर तब जाके पता चला कि अच्छा ये लोग इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। और तब हम ओशीवारा पुलिस स्टेशन सब गए थे, 15 आर्टिस्ट लोग थे। अच्छा। तो ओशीवारा पुलिस स्टेशन में हमको जो कहा गया उससे तो हमें और झटका लगा। वो कहते हैं अरे आप लोग ऐसे क्यों बेवकूफ की तरह दे देते हैं, हम लोग के पास इधर क्या किससे कम है क्या कि आपके 15,000 75,000 50,000 के लिए हम लोग भागते रहेंगे। उन्होंने कंप्लेन लिख तो जी। ली, पर आगे कुछ किया होगा नहीं, किया ही नहीं, किया होता तो आज तक हमारे पैसे आ जाते ना। ट्रू। पर तब से वो आदमी वो प्रोडक्शन हाउस में से भी उसको निकाल दिया, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में भी हमने कंप्लेन की थी अच्छा। कि भाई आपके वहां जो कास्टिंग वाला लड़का था जिसने हमारा ऑडिशन आप ही की ऑफिस में लिया, हम्म। उसने हमारे साथ ये बेवकूफी की है, ये ठगी की है। तो जी। प्रोडक्शन कंपनी ने उसको उसके पहले ही निकाल दिया था। उनको कहीं से पता चल गया होगा कि ये आदमी चालाकी कर रहा है सब लोग के जी। साथ, उनके कंपनी में बैठकर। पर तब जाके हम लोग को पता चला कि क्या क्या तरीके होते हैं कि जिससे आर्टिस्ट को बेवकूफ बनाया जा जी। सकता है। इतने स्कैम्स और फ्रॉड सबसे पहला तरीका चलते ही आ रहे हैं, से ही आ रहे पंद्रह हैं। 12 15 साल से चल रहे हैं। सर अभी और बढ़ गए हैं, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होने लगी है वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। नए नए तरीके नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। जी। पहले अभी से। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे होता था, अरे बाप रे। फिर पोर्टफोलियो के नाम पे होता था, फिर ये कहते थे कि हम आपको रोल दिला देंगे, आप हमको 20,000 रुपया दे दीजिए, 50,000 रुपया दे दीजिए। अच्छा, देने वाले भी निकलते हैं। जैसे मैं था, मैंने 15,000 दे ही दिए थे। आज से 10 साल पहले 15,000 मतलब आज के 25 30 50,000 रुपए तक के हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने भी तो दे दिया था। जी पर जी। इसके पीछे आर्टिस्ट की लालच होती है। उसे हाँ लालच होती है कि भाई मुझे रोल मिलेगा, हाँ। मैं स्क्रीन पर दिखूंगा, जी मुझे 4 लोग पहचानेंगे। अरे जी। आप काम करते हैं ना, हमने आपको टीवी में देखा, फिल्म में देखा। तो हम लोग क्या है, हमारी छाती बड़ी हो जाती है। हाँ। काम के पर लालच में वो बेवकूफ देते बनाने हैं। वाले बहुत हैं। बहुत। सर अभी रिसेंटली ऐसा अभी कुछ। अभी अभी कुछ दिनों पहले मेरे जी वही पूछ रही थी, रिसेंटली अभी। अभी कुछ दिन पहले एक अच्छा बहुत अजीब सा मेरे ध्यान में किसी ने मुझे बताया। जी बोले कि मुझे बताया कि हैदराबाद में आपका शूट रहेगा, जी और आप लुक टेस्ट के लिए हैदराबाद आपको आना है। जी आर्टिस्ट को कहा गया। जी तो मैंने कहा हाँ तो जाओ। बोले नहीं सर, अपने खर्चे पे जाने को बोल रहे हैं। मैंने कहा अपने खर्चे पे क्यों जाएंगे, जी बंबई में होगा तो हम चले जाते हैं। जी। बंबई में आप कहीं पे भी रखो, हम चले जाएंगे। हम्म। इसके पीछे का जो राज था ना, वो ये था कि आर्टिस्ट बोलेगा कि भाई हम लोग कैसे जाए। अच्छा, आप हमको टिकट पैसा दीजिए, हम आपकी टिकट वगैरह बुक करा के देते हैं, और फिर आप वहां जाके अपना लुक टेस्ट वगैरह दे देना और वापस आ जाना। वहां रहना खाना पीना सब आर्टिस्ट को अपने खर्चे पे करना था। जी जो फिर मैंने बताया आपको कि उनके पीछे इसका मेन मोटिव ये था कि ये सब हम आपके लिए करके देंगे, आप हमें उतना पैसा दे दीजिए, 10 15 हजार रुपया दे पहले से। दीजिए। हाँ। पहले ही वो पैसा मांगते हैं। अच्छा, दूसरा रहता है आपके कॉस्ट्यूम। हाँ, आपके कॉस्ट्यूम के लिए पैसा अभी आपको देना होगा। हाँ। हम आपके कॉस्ट्यूम खरीद कर देंगे, जी आपको प्रोडक्शन फिर रीइंबर्स करके दे देगा। अरे भाई क्यों? एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, जी आपको पैसे एक्टिंग के लिए दिए जाते हैं, जी। आपको देने नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। ये बात। चाहे फिर वो कॉस्ट्यूम के नाम पर मांगे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे मांगे, पोर्टफोलियो के नाम पर मांगे। डोंट गेट मिसगाइडेड बाय ऑल दिस पीपल। यस सर। दे आर हियर ओनली टू चीट यू। आपके साथ चीटिंग ही करना चाहते हैं। आर्टिस्ट कार्ड बोले कल का कल शूटिंग है, आप अभी अभी 2,500 3,000 रुपया हमें दे दीजिए, हम आपको एक आर्टिस्ट कार्ड इश्यू करके घर में बैठ के कंप्यूटर पे कोई भी आर्टिस्ट कार्ड बना सकता है, ऊपर कुछ भी लिख दे रहे। पर वो आर्टिस्ट कार्ड की वैल्यू क्या? सही बोल रहे हैं सर आप। सर आर्टिस्ट कार्ड इन का भी लोग एक के फंडा जाल में मतलब। मत फंसिए। जी ये जो आर्टिस्ट कार्ड का भी एक फंडा है कि जो न्यू न्यू एक्टर्स आते हैं फंस जाते हैं कि शायद आर्टिस्ट कार्ड बोलेंगे पैसे देके तो हमको काम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ऑलरेडी उसका एक बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको बताऊं, मैंने जैसे आपको कहा कि 1980 से 2002 तक मैं थिएटर किया। 2002 से 2023 जी आज तक मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है। आई रिपीट, मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है। जी और किसी भी प्रोडक्शन ने मुझसे आज तक नहीं बोला कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो हम आपकी कास्टिंग नहीं करेंगे। हम्म, चाहे वो बजरंगी भाईजान प्रोडक्शन हो या अभी मंगल लक्ष्मी सीरियल कर रहा हूं, जहां मैं लीड के फादर के रोल में परफॉर्म कर रहा हूं। मुझसे नहीं मांगा गया आर्टिस्ट कार्ड। पूछा गया आर्टिस्ट कार्ड है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। जी जी आर्टिस्ट कार्ड आपके लिए लाइसेंस नहीं है कि तो ही आपको काम मिलेगा। जी जी। तो इसलिए और सर ये भी नहीं है कि आर्टिस्ट कार्ड होगा तो ही। जी, तो इसलिए इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि पहले पैसे माँगे तो ना दे। एक्टिंग भी एक काम है तो ना, आपको वो पैसे दिए जाएँगे। जी सर। आपको मिलने चाहिए, आपको देने नहीं है, आपको मिलेंगे पैसे। जी, जी, हाँ, जी। वो चाहे कभी 90 डेज रहता है, 45 डेज रहता है, कभी 30 डेज में भी मिल जाता है। पर जी, आपको पैसे देने नहीं है, किसी भी चीज के लिए नहीं देने हैं। जी सर। सर तो मैं आपसे ये जाते-जाते ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप जो ये न्यू कमर्स हैं, जो न्यू एक्टर्स बनने आए हैं इस इंडस्ट्री में, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे फेक्स, स्कैम्स को लेकर? स्कैम को लेकर एक ही चीज ध्यान में रखनी है जी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी, सामने वाला आपको बहुत लालच देने की कोशिश करेगा जी, कि आपकी कास्टिंग हो चुकी है, आप कंफर्म है, कल आपका शूट रहेगा। यहाँ तक कि एक दूसरा आदमी आपको फोन करके ये भी बोलेगा कि मैं ये प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ, कल आपका शूटिंग टाइम ये रहेगा, कॉल टाइम ये रहेगा, और आप लोकेशन पे पहुंच जाइए। जी, फिर जो पहले वाला जो आदमी है जिसने आपकी कास्टिंग की है, जी, वो आपको फोन करके बोलेगा, देखो सर आपको प्रोडक्शन का फोन आ गया। जी, हाँ, अभी आप मुझे इतना हमारी कंपनी में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो आप 2-2.5 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फी भर देते हैं जी, कि मुझे तो कंफर्म है, मेरे मुझे तो कल का कॉल टाइम भी आ गया। जी, और ये होता है कि आप एक बार, क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन हो चुका है, तो सीधा सब लोग मोबाइल से सीधा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। इज़ी फिर आपको फोन आएगा, कल का शूटिंग सर किसी वजह से पोस्टपोन हुआ है, हाँ, आपको हम कब होगा शूटिंग आपको बता देंगे। हुँ, फिर वो कभी भी आएगा ही नहीं आपके पास। ये बात आप ध्यान में रखें। तो एक ही चीज प्रिकॉशन जो लेना है कि आपको पैसे नहीं देने हैं, जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लालच क्यों ना दे दे। जी, आप शूटिंग फ्लोर पर भी पहुंच गए होंगे जी, और आपका शूटिंग हो भी गया होगा, तो भी आप भैया कि नहीं, आपको हम पैसा नहीं देंगे। हाँ, जी, आपका जो कमीशन होगा वो कमीशन का पैसा हम तभी देंगे जब हमको प्रोडक्शन कंपनी पेमेंट देगी। जी, बीच में ये सिलसिला भी चालू हुआ था कि आपका शूटिंग हो गया, अभी आप हमें हमारा 15% कमीशन, 20% कमीशन आप हमको दे दीजिए। जी, नहीं, जब तक आपको आपका पेमेंट नहीं मिलता है, आप अपना कमीशन फॉरवर्ड मत करिए, जी, कुछ भी हो जाए। पर हाँ, एक चीज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि काफी कलाकार ये बदमाशी भी करते हैं कि जी, कोऑर्डिनेटर को कमीशन देते ही नहीं है। हाँ, जब आपको पेमेंट आ जाता है, तब कोऑर्डिनेटर को का फोन आता है, सर आपका पेमेंट आ गया, आप अभी हमारा कमीशन फॉरवर्ड कर दीजिए। जी, तो वो आर्टिस्ट, काफी कोऑर्डिनेटर्स ने मुझे भी बोला है कि बाबूजी आप हमेशा हम कोऑर्डिनेटर्स को हुँ, ब्लेम करते रहते हैं कि हम लोग चीटिंग करते हैं, पर हमारे साथ भी चीटिंग होती है। सही बात है। कि आर्टिस्ट को जब हम कमीशन के लिए फोन करते हैं तो आर्टिस्ट कहता है, अभी मैं आउट ऑफ बॉम्बे हूँ, मैं हुँ, आके आपके हुँ, ऑफिस में आके आपको कमीशन दे जाऊंगा। हुँ, मेरे घर में अभी कोई बीमार है तो मेरे पैसे खर्च हो गए। जेन्युइन हो सकता है, जी, पर आपका पहला फर्ज बनता है कि जिसने आपको काम दिलाया है, उसको आप उसका जो कमिट किया है कमीशन, वो आपको उसको फॉरवर्ड करना चाहिए। बिल्कुल, और कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपको काम मिल गया, बात खत्म, रात गई बात गई, सही नहीं, बात। ऐसा नहीं है। हुँ, कोऑर्डिनेटर की भी काफी जिम्मेदारियां होती है हुँ, कि आर्टिस्ट फ्लोर पर पहुंच गया, आपका आपको कोई वहां प्रॉब्लम तो नहीं है, दिन में एक बार तो वो फोन करके चेक कर ही सकता है। जी, जी, पर बिल्कुल, आजकल के कोऑर्डिनेटर वो अपनी फर्ज नहीं निभाते हैं, वो भी सही गलत है। सही बात बोल रहे हैं सर। एक हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों तरफ से एक रिस्पेक्ट और वो दोनों बाउंड्री तरफ से, मेंटेन दोनों तरफ रखनी से। है ताकि आगे भी काम मिले और दोनों ही तरफ से हाँ, चीज़ों से देखो, बचे रहें। हुँ,
नहीं तो वो कोऑर्डिनेटर जो है वो दोबारा, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेटर अकेला ही वो दूसरे किसी को नहीं बताएगा, वो भी जरूर बताएगा जी। कि ये फलाना ढिमकाना आर्टिस्ट को मत लेना, वो साला कमीशन नहीं देता अपने को। रेपुटेशन खराब होता तो है। आपका ही नाम होता है, आपका ही नाम खराब होता है। आगे काम मिलने में भी प्रॉब्लम होगी। प्लस वो लोग ही काम बहुत दिला रहे प्रॉब्लम हैं, हो अब जो जाएगा। भी मिल रहा है उनके साथ ये भी आर्टिस्ट करते हैं। तो फेक्स एंड स्कैम से या, इस या। तरीके से तो बचे भी, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी ऑनेस्ट और लॉयल रहें जो आपको काम दिला रहे हैं। राइट। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर वक्त है तो आपके बिल्कुल पास। सर, अभी बोलिए। हाँ। अ, मेरे खुद के पर्सनल ऑडिशन ग्रुप्स भी चलते हैं। ओके। तो मैं हमेशा आर्टिस्टों को, मेरे ग्रुप में जितने मेंबर्स रहते हैं उनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि भाई XYZ कोऑर्डिनेटर जो है उसके साथ कोई काम मत करिएगा, क्योंकि वो चीटिंग करता है आपके साथ। हम्म। तकरीबन 10 साल पहले की बात है, 10 साल, 8 या 10 साल पहले की बात है। जी। फिर एक बार एक कोऑर्डिनेटर ने मुझे फोन किया कि सर आप हम लोग को बदनाम करते रहते हैं, पर हमारे साथ भी होता है, तो जी। उसका क्या रास्ता निकल सकता है, हम आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। जी। मैंने कहा ठीक है। जी। तो मुझे जानकी देवी स्कूल के पास कहीं बुलाया गया। अच्छा। मैं सोचा एक दो कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। जी। वहां जाके देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 15-20 कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए थे। वो सारे कोऑर्डिनेटर्स जो अक्सर चीटिंग किया करते थे, अच्छा। बाप रे। वो सबने मिलकर मेरे साथ मीटिंग करना चाहते थे, और जब मीटिंग शुरू हो रही थी तो दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। स्कैरी। तो मैं समझ गया कि आज तो बाबुल भावसर तुम फंस गए। फंस गए इन द सेंस कि इन लोग के बीच में ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको मैंने एक्सपोज किया हुआ है। अच्छा। ओके। ये सारे के सारे, क्योंकि एक के बाद एक चीज मैं पूछता था, क्या नाम है आपका, अच्छा ये नाम है, अच्छा इसको तो मैंने किया है एक्सपोज, ये हाँ। आपका ये नाम है, अच्छा इसको भी मैंने एक्सपोज किया। फिर पता चला 15-20 जन मेरे सामने बैठे हुए हैं, दरवाजा बंद करके रखे हुए हैं, लॉक नहीं किया था उन्होंने, पर बंद करके रखे थे। 1-1.5 घंटे तक उन्होंने मेरे साथ आर्ग्यूमेंट किया, और ये आर्ग्यूमेंट की कि आप होते कौन है कि हमको आप एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा। उनका ये कहना था। मतलब मैंने कहा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो मेरा काम नहीं, मेरा फर्ज नहीं बनता है, क्योंकि बिल्कुल। मेरे साथ कभी ना कभी मेरे साथ भी चीटिंग हुई है, तो मैं चाहता हूं कि दूसरों के साथ चीटिंग ना हो। बिल्कुल सही बात है। और गट्स इतने पॉइंट ये। पे इतने पॉइंट पे उन्होंने 1-1.5 घंटा तक खींचा। फिर मैंने उनको बोला अभी देखो 12:30 बज रहे हैं, मुझे किसी को मिलने अंबानी हॉस्पिटल में जाना था, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में। जी। मैंने कहा 1 बजे तक का विजिटिंग आवर रहता है, 12 से 1 का। आपने मुझे 10 बजे बुलाया था, मैं 10 बजे यहाँ आ गया। जी। आपने मीटिंग 10:30 बजे शुरू की, दैट इज योर फॉल्ट। अब मुझे जाना होगा, हम्म। क्योंकि 12:30 हो रहे हैं, मुझे, मेरे पास आधा घंटा है, मुझे 10 मिनट यहाँ लगेंगे। हॉस्पिटल में अंदर जाते 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 फ्लोर पे पहुंचते पहुंचते भी मुझे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, तो मैं जिसको मिलने जा रहा हूँ उसको वक्त कितना दूंगा। उसके बाद मैं घर आया, तब मुझे पता चला कि तब तक उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस के जो ग्रुप रहते हैं व्हाट्सएप पे, सब पे डाल दिया कि बाबुल भावसर भाग गया। जब हमने उसको टारगेट किया, हमने उसको पूछा कि आप होते कौन है। जी। मैंने कहा ये मुझे एक्सपोज कर रहे हैं या खुद एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि लोग जानते थे जी। कि हाँ। बाबुल भावसर एक एक्टर है, और वो जो भी चीटिंग फ्रॉड करता है उनको वो एक्सपोज करता रहता है। जी। हाँ। तो ये भी हुआ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि मुझे एक कोऑर्डिनेटर ने माँ बहन की गालियां देते हुए फोन किया हम्म। कि अगर तेरे में ताकत है तो इधर आके दिखा। तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। जी। बैंड्रा ईस्ट में मैं रहता हूँ, सीधा पुलिस स्टेशन गया। पुलिस में वालों ने उसको डांटा अच्छा। कि तुम हम्म। इनके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। सही बात। तब जाके वो शांत हुई। सर। पर ये, क्योंकि क्या होता है, उनका काम धंधा बंद हो रहा है, उनकी दुकान बंद हो रही है, तो ये लोग दूसरों पे हो दानिश। हल्ला मचा देते हैं। सर लेकिन हिम्मत भी देखिए, इस इंडस्ट्री में अब ऐसा भी है कि गलत भी कर रहे हैं
और जो उनको करेक्ट कर रहे हैं वो डंके की चोट पे आके उनको भी मेंटली एक तरीके का मेंटली हरासमेंट है। अगर वो मतलब परेशान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, गलत खुद कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसा भी होता है, ये तो पता भी नहीं था। हम फ्रॉड्स को एक्सपोज करें लेकिन वो उनको ही आकर मतलब इस तरीके से, इट्स वेरी रॉन्ग। जी वेरी रॉन्ग, बट आई हैव गॉन थ्रू, मैंने काफी कुछ झेला हुआ है अपने इतने 15 साल से, या 15 साल से ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब एक्टिव है। जी जी तो मैंने काफी कुछ झेला हुआ है, ऐसे लोगों के साथ भी पाला पड़ा हुआ है जो जी ये भी कहते हैं कि तुम्हारा घर हमको पता है, तेरे घर में आके, तेरे घर में घुस के तुम्हारी माँ बहन के साथ ये वो कर डालेंगे कर, ये भी कहने की हिम्मत है उन लोगों में। अवेयर रहे, सही बात है। हालांकि आज मैं देखता हूँ वो लोग कहीं भी इंडस्ट्री में दिखाई नहीं देते, उनके मैसेजेस भी बंद हो गए हैं, क्योंकि काफी लोगों को अभी पता चल गया है जी कि किस तरह से फ्रॉड हो सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा, मैं बहुत नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा योगदान मेरा भी है कि मैंने लोगों को दिखाना, बताना शुरू कर दिया कि भाई इस तरह से भी आप बेवकूफ बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। ऐसे लोगों की जरूरत है इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अस, वी आर वेरी ग्लैड। थैंक यू, आज आप हमसे जुड़े। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं, कि आगे किसी इंटरव्यू में पार्ट निकाल के आपका इंटरव्यू ले सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू एंड सो थैंक यू वेरी मच टू माया ऐप ऑल्सो, कि आप लोगों ने मुझे अपना सहभागी बनाया। थैंक यू एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, सेम टू यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक काम। यू, थैंक यू सर। थैंक यू।